ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी तैयारी कर रहे हैं 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम की। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। पार्ट वन में जो जो कॉन्सेप्ट सॉरी जो फैक्ट पर आधारित चीज़ें होती हैं उस पर हम करते हैं, और पार्ट टू में पेडागोजी वाला सेक्शन जो कंसेप्चुअल होता है, जो अवधारणाओं पर आधारित होता है, ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। तो 20 दिसंबर में पार्ट वन को 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आज हम 15 से आगे मतलब 16 से 30 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हम करेंगे। चलिए देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है? सतत का मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है? तो सतत का मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो, रोज बच्चे का ज्ञान कितना अर्जित किया, कितना प्राप्त किया, उसे हम पता कर पा रहे हों। तो अध्यापक अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना। ठीक है, यह ऑप्शन सही लग रहा है। टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाइए, उनको सहायता दीजिए और पता करिए कि क्या कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं। दूसरा क्या है? अंकों, ग्रेड और अन्य प्रकार की उपलब्धि। बिल्कुल बच्चों को डिवाइड करने की कोशिश मत करिए, तुलना मत करिए उनको। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल लेना, इससे सतत नहीं से व्यापक कहते हैं। इसे सतत नहीं से क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहवन की योग्यता पर मापन करना। रटने पर कोई बच्चा रटने वाला हो तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो ज्यादा अच्छा हो गया है। ठीक है, तो रटने पर भी हमें बल नहीं देना है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। देखो, अगर आप प्रश्नों को सही से पढ़ लो तो आपको सही जवाब खुद ही पता चल जाते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? असफलताओं से बचने के लक्ष्य? बिल्कुल नहीं। प्रवीणता अभिमुखी मतलब ऐसा कि जो मतलब कुशलता प्राप्त कर सके, स्किल प्राप्त कर सके, तो ठीक है। असफलता स्वीकार लक्ष्य? नहीं। आत्म पराजित लक्ष्य? तो नहीं। इसमें कौन सा? जिसमें वो स्किल प्राप्त कर सकते हो। ठीक। अब आइए 18वें नंबर पे, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम? समावेशन का मतलब जिसमें सब लोग आ जाते हों। तो विभेदन, भेदभाव, ये तो समावेशन का नियम हो नहीं सकता। भेदभाव करोगे तो एक दूसरे को साथ में नहीं ले आ सकते। मानकीकृत नहीं हो सकता, सब एक जैसे नहीं होते हैं। फिर क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। प्रत्येक बच्चा अलग होता है, प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता होती है। इस बात को टीचर को समझना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या है? पृथक्करण और नामांकित करना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आइए 19 नंबर पे, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप सैलरी किस बात की लोगे? फिर समावेशी शिक्षा बंद हो जानी चाहिए, है ना। उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। अलगाव करोगे तो समावेशी शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हो। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। मतलब जहां पे उपकरण हो, जहां पे टीएलएम का प्रयोग किया जाता हो, आपकी सुविधा के अनुसार जिस चीज की जरूरत आपको हो वो चीजें आपको जहां दी जाती हैं उसे हम समावेशी स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही है। आइए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियम स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियां जूझने की क्षमता विकसित हो। ऐसा नहीं करना है। वो पहले से ही विशेष बालक है, दिव्यांग बालक है, उसे जूझने के लिए, समस्या फेस करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक, तो इसमें 19 वाले में कौन सा सही है? सी नंबर। आइए 20 नंबर पे बात करते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? मतलब ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो पढ़ाया जाए तो कक्षा में थोड़ी सी मददगार हो सकती है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। बिल्कुल सही है। अगर बच्चा चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, नई तरीके से काम कर रहा है तो उसे स्वीकार करिए। विचारों पर मंथन पर बल देना। बिल्कुल सही है ना। सृजनात्मकता क्या है? हम बार बार अपने आप से नवीन विचारों को प्रस्तुत करें। अभिसारी, ओहो, सृजनात्मकता का मतलब होता है अपसारी, अभिसारी नहीं। तो ये वाला कट गया।
असहमति के प्रति सहनशील, मतलब अगर कोई असहमति जता रहा है तो उसमें भी हम सहनशील रहें, उसका विरोध ना करें, उसको डांटे फटकारें नहीं। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो गए? पहला, दूसरा और चौथा। कहां है पहला, दूसरा और चौथा? डी नंबर हमारा हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा हमारा हो जाता है। ठीक है, 20 का पहला, दूसरा और चौथा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है? एक स्वालीनता से ग्रसित बालक है। स्वालीनता का मतलब होता है ऑटिज्म से ग्रसित बालक है, जो किसी के साथ मिल पट के नहीं रह सकता, मिलता जुलता नहीं है, अपने आप में ही रहता है, अकेले रहता है, खेलना भी नहीं पसंद करता, लोगों के पास जाना भी नहीं पसंद करता, आत्ममोह से ग्रसित है। ठीक है, छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने के लिए कठिनाई का सामना कर रहा है, मतलब जो वर्ष भर में हमारे क्रियाकलाप होते हैं 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, या वार्षिक आयोजन जो होता है उस पे वो कठिनाई महसूस कर रहा है, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी विधि है जो समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? सबसे पहला, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ये तो मान लो कि उसको बढ़ावा देगी। बच्चे को कम शोर वाले विश्राम वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, यह भी उसे बढ़ावा देगी, नहीं पूछा है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। अच्छा, फिर क्या है? सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। फिर डी नंबर है ना, इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? सामान्य ट्यूटर की मदद लेना है, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी। प्रतिकारी का मतलब क्या है यार? सीकिंग द सपोर्ट ऑफ द रेमेडियल। ओहो, रेमेडियल कह रहा है ना, तो रेमेडियल तो उपचारात्मक आप कर सकते हो, है ना। उपचारात्मक जो ट्यूटर होते हैं, मदद देने वाले होते हैं, उनका सपोर्ट आप ले सकते हो, ये भी सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है? विशिष्ट स्कूल में भेजना। देखो, समावेशी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये भी प्रश्न समावेशी से ही है, तो समावेशी में किसी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। प्लीज, समावेशी में सबको आपको एक साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, आइए 22 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। क्या कहता है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें बताना क्या है यार? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? 23 नंबर का प्रश्न है। आइए 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कथन है और फिर कारण दिया होगा। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने, विवाद करने, है ना, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, वाद विवाद जो होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि किताबी ज्ञान जो हम देते हैं उसकी जगह हट करके इन सब चीजों पे बल देना चाहिए। फिर क्या है? अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें दोनों सही हैं, जहां पर लिखा हो दोनों सही हैं। और अधिगम का स्वरूप सामाजिक है, जब ये आवाज उठाएंगे, जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, समूह में रहेंगे तो सामाजिक भाव उत्पन्न होगा, तो दोनों सही हैं। और ए और बी दोनों सही है, यहां बी वाले में भी दोनों सही हैं। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आर है, सॉरी, आर रीजन, ठीक है, आर जो है वो किसकी? ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलो यार जल्दी से देखते हैं। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र, अग्रवर्ती आयोजन, स्मृति सहायक, ठीक है, और खंड। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या हो जाना चाहिए? खंड, अग्रवर्ती
ठीक है। स्मृति सहायक और संकल्पना मानचित्र क्या है प्रश्न फिर से देखिए। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग। आलेखी मतलब जहां पर हम चित्र बना सकें, जहां पे कुछ खींच सकें, ठीक है। तो खंड अलग चीज, अग्रवर्ती आयोजन ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में नहीं, स्मृति सहायक मेमोरी से संबंधित नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट मैप जो संकल्पना मानचित्र बनाते हैं, जो आलेख खींचते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाता है। अब आइए 25 नंबर के प्रश्न पे, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता हो। उस उदाहरण को आपको क्या करना है? चुनना है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता हो। क्या दर्शाता है? रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता उसे 90 से अधिक अंक लाने पे घड़ी दिलाएंगे। ये तो पुरस्कार पे आ गई, तो आंतरिक अभिप्रेरणा से ग्रसित नहीं है, ठीक है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, गलत। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर उसका नाम ऊपर लाकर अध्यापिका प्रशंसा करना चाहती है, नहीं। जहां भी बाह्य चीजें आएंगी वहां पे आंतरिक प्रेरणा नहीं होगी। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन है? जिसमें बच्चा स्वयं से चीजों को खोज रहा हो, ढूंढ रहा हो, है ना, अपनी इच्छा से, किसी चीज को पाने के लिए नहीं, किसी चीज पुरस्कार के लिए नहीं, टीवी देखने के लिए नहीं, घड़ी पाने के लिए नहीं, साइकिल पाने के लिए नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 26 नंबर का प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती? क्या प्रश्न है? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है, ओके। आइए देखें। छात्रों को अधिगम की प्रभावशाली और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये चिंता का सामना करने में सहायता ये देगी। छात्रों को लघु अवधि में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, मतलब छोटे से समय में उन्हें हेल्प करना कि वो अपने गोल का निर्धारण कैसे करें, ये भी चिंता से मुक्त कर देगा उसे। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, मतलब चिंता हुई क्यों, उसे अगर पहचान ले तो चिंता खत्म हो जाएगी, दोबारा उस काम को हम करेंगे ही नहीं। फिर क्या है? कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे। ये सारी चीजें चिंता का सामना करने में सहायता देंगी। ऊपर की तीनों चीजें, ये जो तुलना है ये और चिंता बढ़ा देगी हमारी, इसलिए ये उपयोगी नहीं है, ठीक। आइए 27 नंबर के प्रश्न को देखिए। तुलना आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में भाषा कथन वाले सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं। उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? फिर से प्रश्न पढ़िए। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने, मतलब जो भी भाषा कथन हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पहले कथन दिया होगा फिर रीजन दिया होगा, उसी को गलत क्या है सही क्या है उसको पहचानने में विश्लेषण कर रही हैं, समझा रही हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक नहीं करना है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, दंड भी नहीं देना है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, चलो कुछ देर के लिए इसको सही मानते हैं। चौथा पढ़िए। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। वो ये समझना चाहती हैं मैथ की टीचर कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, इसलिए बच्चों को पहचानने के लिए ये वाला ऑप्शन सही आप समझ लेंगे। बहुत ज्यादा अभ्यास प्रश्न देने से उसके अंदर रटने की प्रवृत्ति आएगी, ठीक है। आइए 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, रट के पढ़ना नहीं, वेधन बिल्कुल नहीं, अभ्यास तो है लेकिन वेधन नहीं है कि किसी एक निश्चित समय में किसी चीज को प्राप्त करना।
संप्रत्ययी समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कहानी के रूप में चीजों को समझना, आसान शब्दों में समझना, व्यवहारिक शब्दों में जोड़कर समझना, तो आपका डी नंबर वाला सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर वाला। ठीक, आइए 29 नंबर पे, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन। छोटे बच्चे हैं, ज्यादा व्याख्यान नहीं करना है आपको। पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, बहुत ज्यादा आपको रटने पे बल नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा यंत्रवत है तो इसको हम सकारात्मक लेते हैं। जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, शिक्षण शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण। हाँ, भाग लेना सकारात्मक है ना, क्रियाशीलता से कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम देना। इनाम तो नहीं देना है, अब आपको चुनना है इसमें सी और बी में। तो पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास, बाई रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, मतलब बार बार किसी यंत्र के द्वारा उसको रिपीट करना, सुनना भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करना है। बच्चे जब तक क्रियाशीलता से किसी चीज में भाग नहीं लेंगे तब तक उसे समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, और जो आज का अंतिम प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना क्या कहलाता है? यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम? देखो, निर्देशित, स्वनिर्देशित करने के लिए करने की बात की जा रही है, स्वतंत्रता दी जा रही है। इसमें कौन होगा? लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, निर्देशात्मक अधिगम। फिर क्या है? अन्वेषित अधिगम। फिर क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम। फिर क्या है? यंत्रवत अधिगम। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। यहाँ पे छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, ठीक है, और उन्हें अधिगम का स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना। मतलब आप अधिगम स्वयं से यंत्रों को ले लीजिए, स्वयं से सर्च करिए, अपने आप को खुद से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट मींस आप कंफ्यूजन में मत रहिए। डी वाला निर्देश यहां देख के यहां मत लगा देना। अन्वेषित, डिस्कवरी लर्निंग इसे हम कहते हैं, जब बच्चे स्वयं से किसी चीज को खोजते हैं, यंत्रों की मदद से उसे जानते हैं। तो आपने देखा कि 30वें का कौन सा सही हो गया? सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ बहुत गलती करेंगे आप, स्वनिर्देशित देख के निर्देशात्मक। कुछ देर के लिए मेरे दिमाग में भी यही आया, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो अन्वेषित अधिगम, यंत्रवत यंत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं, स्वतंत्रता भी दी जा रही है। इसका मतलब हम उन्हें डिस्कवरी लर्निंग सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत थोड़ा समय तेज कर रहा हूं प्रश्नों को, क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा एग्जाम के समय में नहीं लेना चाहता हूं। आप सारी चीजें पढ़े लिखे हैं, बस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रश्न करेंगे, क्या चीजें आनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसी तरीके से अब जो आगे, मतलब 20 हो गया, 21 तारीख का पेपर है, 22 तारीख का पेपर है, 23 तारीख का पेपर है। इन प्रश्नों को भी हम लेकर के आएंगे। 16 और 20 तारीख के प्रश्न पत्र को हमने कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट भी किया है ना। जो ऑनेस्टी है उसे बता देना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।